हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ 2023 के लिए हम लोग टॉप 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व करा रही हूँ। तो जो भी बच्चे आरओ के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं, बहुत ही कम समय है, लगभग 20 दिन का समय है और काफ़ी सेट मैं ऑलरेडी आप लोग को सॉल्व करा चुकी हूँ। तो जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच कौन सी पहाड़ी एक सीमा रेखा बनाती है? मिरी पहाड़ी, मिशमी पहाड़ी, पटकाई बूम पहाड़ी, डाफला पहाड़ी, इनमें से कौन सी है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पटकाई बूम पहाड़ी जो है ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार इन दोनों के बीच में एक सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर के निर्माण में निम्नलिखित में से किन तत्वों का उपयोग किया जाता है? कॉपर, जिंक, निकल और टिन। इसमें से कुछ कोड दिए गए हैं और इनके अनुसार आप अपना उत्तर देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कॉपर, जिंक और निकल इनका प्रयोग करके जर्मन सिल्वर बनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट है। 78वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद की एकमात्र नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में है? पहले झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी और ब्यास नदी। देखिए, ये जब मैं रिवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा रही थी इंडिया का, तब मैंने आपको बार बार ये फैक्ट याद कराया था। तो जो भी बच्चे डे वाइज सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं उनको इसका आंसर पता होगा और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। सिंधु नदी पढ़ाते वक्त मैंने बताया था, इसका उद्गम जो है तिब्बत के पास मानसरोवर लेक से होता है और ये ऐसे प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है। ये इसकी डायरेक्शन है और इस तरीके से इससे 5 बड़ी सहायक नदियां हैं इसकी, जो बाएं तट से आकर के मिलती हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये इससे बाएं तट से आकर के मिलती हैं। इसमें से जो ब्यास है ये एकमात्र ऐसी नदी है जो सिर्फ भारत में प्रवाहित होती है, पाकिस्तान में नहीं जाती। बाकी ये जो और नदियां हैं JCRS, इसमें से ये सारी क्या होती, पाकिस्तान में भी प्रवाहित होती हैं। सिर्फ ब्यास आपको याद रखना है और इन 5 नदियों को पंचनद के नाम से जाना जाता है। ये आपको नदियां याद रखनी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79वां क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि यदि कोई मंत्री जो लगातार 6 महीने की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहा है तो इस अवधि के अंत में वह मंत्री नहीं रहेगा? आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 77 या फिर आर्टिकल 78। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 75 में ये दिया गया है। इसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें कुछ दिवस दिए गए हैं, उनको याद रखना है, जैसे कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 नवंबर को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यही इनकरेक्ट दिया गया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस या फिर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को होता है, दिसंबर में है ना कि नवंबर में है। इसके अलावा वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, फिर विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई और वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे आपको याद रखना है 22 मई को। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित रहता है या रहती है? कोशिका भित्ति, रसधानी, क्लोरोप्लास्ट और तारककाय। सेल वॉल, वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रोसोम में से क्या है जो एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है? इसका राइट आंसर आप देखेंगे, इसमें 2 आंसर करेक्ट होंगे। एक तो सेल वॉल नहीं होता एनिमल सेल में, दूसरा क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता। दोनों ही इनकरेक्ट हैं, दोनों ही मतलब एब्सेंट रहते हैं। ये सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे एनिमल सेल में, तो सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है। वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रोसोम भी होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? राज्य हैं और उनसे रिलेटेड झीलें दी गई हैं, जैसे कि मिजोरम की पाला झील है, लद्दाख में सो मोरिरी झील दी गई है, असम की हाफलांग और कर्नाटक की पवई झील दी गई है। देखिए, इसका इनकरेक्ट आंसर है, अर्थात इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा दिया गया है, वो है ऑप्शन डी।
ये पवई झील दी गई है कर्नाटक में, जबकि ये है महाराष्ट्र में। ओके, ये कहाँ हो जाएगी? महाराष्ट्र में। बाकी सारी सही दी गई हैं। मिज़ोरम में पाला झील है, लद्दाख में सो मोरिरी झील है, असम में हाफलांग है और महाराष्ट्र में पवई झील है। 83rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है? ए है संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, बी है राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, सी है दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। कहीं भी मनोनीत सदस्य आपको ऑप्शन में दिया होगा वो करेक्ट हो जाएगा, कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं लेते इसमें भाग। ऑप्शन सी राइट है। 84th क्वेश्चन है, कर्क रेखा को 2 बार पार करते हुए माही नदी तीनों राज्यों से होकर बहती हुई अरब सागर में मिल जाती। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में नहीं है? MP, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इसमें से बताना है। तो देखिए, कर्क रेखा को काटती है कौन? माही नदी 2 बार। कितने राज्यों से गुजरती है? 3 राज्यों से। अब ये वही राज्य होंगे जो कर्क रेखा पर स्थित होंगे, कर्क रेखा के पास स्थित होंगे। कौन कौन से हैं इसमें से? आप देखेंगे MP है, राजस्थान है, गुजरात भी है, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है? महाराष्ट्र नहीं है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन को चलाने के लिए 1921 में तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई थी? होम रूल आंदोलन, बारदोली आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, तिलक स्वराज कोष की स्थापना हुई थी असहयोग आंदोलन के लिए, और 6 महीने के भीतर ही इसमें 1 करोड़ रुपए एकत्र भी कर लिए गए थे। ऑप्शन डी राइट हो गया। क्या रहेगा? असहयोग आंदोलन। 86th क्वेश्चन है, पोकोमो नामक जनजाति निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में व्यापक रूप से पाई जाती है? केन्या, युगांडा, इथियोपिया, या फिर मोरक्को? इसका राइट आंसर ऑप्शन है केन्या। 87th क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा? 100, 200, 300 या 400? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 400। 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। 88th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यकारिणी के अंतर्गत नहीं आता है? मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, भारत के महान्यायवादी, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे ही संघ की कार्यकारिणी में आते हैं। कौन कौन? पहले तो राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अधातु चुनिए, कौन सा नॉन मेटल है? प्लेटिनम, सेलेनियम, मॉलिब्डेनम, या फिर लिथियम? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेलेनियम। सेलेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, ये सारे नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स कौन कौन से होंगे? प्लैटिनम, मॉलिब्डेनम, थ्योरियम, लिथियम, ये सारे किस में आएंगे? मेटल्स की कैटेगरी में। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश शीर्ष 3 आयात स्रोतों में शामिल नहीं है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया, इसमें शामिल नहीं है। शीर्ष 3 आयात स्रोत की बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे चीन है, चीन के बाद है संयुक्त अरब अमीरात है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं है। 91वां क्वेश्चन है, ग्रीन GNP, ठीक है, ये ग्रीन GNP दी गई है, इसका मूल्यांकन कितने वर्षों के बाद किया जाता है? प्रत्येक 2 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष, प्रत्येक 10 वर्ष, या प्रत्येक 4 वर्ष? और इसका राइट आंसर है प्रत्येक 10 वर्ष में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग नहीं किया था? गोलकनाथ मामला 1967, केशवानंद भारती मामला 1973, मिनर्वा मिल मामला 1980, इसके बाद है इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया था। अब इसमें एग्जाम्पल लेते हैं कौन कौन से। गोलकनाथ मामले में लिया था 1967 वाला, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण मामला था 1970 का, उसमें भी टीवी पर उन्मूलन का मामला था 1971 में, केशवानंद भारती मामला भी इसी में आ जाता है 1973 में, और मिनर्वा मिल मामला 1980 में। तो इनमें न्यायिक समीक्षा का प्रयोग नहीं किया था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मेगावाट को मापने की इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है? घर, उद्योग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, विद्युत उत्पादन केंद्र जो होते हैं उनमें उत्पादित होने वाली ऊर्जा को मापने के लिए मेगावाट का प्रयोग किया जाता है, जबकि घर, उद्योग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इसमें यूनिट में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? विद्युत उत्पादन केंद्रों में। 94वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अभी तक किसी भी स्थल को रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और इसके साथ साथ है हिमाचल प्रदेश। देखिए, जो भी बच्चे अभी आर के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, अभी PCS प्री भी एग्ज़ाम होगा, तो रामसर साइट्स आप ज़रूर क्लियर कर लीजिए। मैंने डे वाइज सीरीज़ में सारी करा दी हैं, अभी 75 टोटल इंडिया में है, और कौन सी रिसेंटली ऐड की गई हैं वो भी करा दिया, और यूपी में जो 10 है वो सारी की सारी मैं करा चुकी हूँ। तो एक बार वो वीडियो आप ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा आने की संभावना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। कौन से हैं वो भी याद कर लीजिए। झारखंड में, नागालैंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश बता चुकी हूँ, मेघालय और सिक्किम। याद कर लीजिए, झारखंड, नागालैंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम, यहाँ पर अभी भी कोई रामसर स्थल नहीं अधिसूचित किया गया है। बाकी मिजोरम, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में है। 95वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये लिया गया है समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है अमेरिकी संविधान से, जबकि आयरलैंड के संविधान से निदेशक तत्व लिए गए हैं। तो आयरलैंड से क्या याद रखना है? नीति निदेशक तत्व, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिकी संविधान से, याद रखिएगा। सोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। 96वां है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण नहीं होती है? मरीचिका, हीरे का चमकना, पानी में पैदा हुए बुलबुलों का चमकना, या साबुन के बुलबुले का रंग बिरंगा दिखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो साबुन के बुलबुले का रंग बिरंगा दिखाई पड़ना होता है, ये होता है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस की वजह से। बाकी आप देखेंगे मिराज बनना है या मरीचिका, हीरे का चमकना, पानी में पैदा हुए बुलबुलों का चमकना, ये सब होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पर। 97वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में 17 अगस्त 1918 को नेशनल लिबरल यूनियन की स्थापना की गई थी? सत्येंद्र नाथ बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी है सुभाष चंद्र बोस। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 17 अगस्त 1918 को ये नरमपंथी नेताओं में से थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनके नेतृत्व में एक बैठक बुलाकर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का स्वागत किया गया और कांग्रेस से अलग होकर एक राष्ट्रीय उदारवादी संघ का गठन किया गया। बाद में इसका नाम क्या हो गया? अखिल भारतीय उदारवादी संघ। 98वां क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग कितना है? ए है 156 मिलियन हेक्टेयर, 157 मिलियन हेक्टेयर, 158 मिलियन हेक्टेयर या फिर 159 मिलियन हेक्टेयर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 157 मिलियन हेक्टेयर। अगर एग्जैक्टली मैं वैल्यू बताऊं तो ये है 156.8 मिलियन हेक्टेयर शुद्ध बुवाई का जो क्षेत्र है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार। 99वां क्वेश्चन है, जैन आगम, ठीक है, जैन आगम जो हैं इनमें से क्या नहीं आता? 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 2 अनुयोग द्वार। इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 2 अनुयोग द्वार दिए गए हैं, ये गलत है, ये केवल एक है। देखिए, जैन साहित्य में जो जैन आगम कहा जाता है इसमें देखिए क्या क्या आता है। 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, ठीक है, 12 अंग 12 उपांग, फिर 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, 1 नंदी सूत्र है और 1 अनुयोग द्वार है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या प्रावधान दिए गए हैं? पहला है
संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित, सेकंड है नागरिकता से संबंधित, थर्ड है मौलिक अधिकारों से संबंधित, फोर्थ दिया गया मौलिक कर्तव्यों से संबंधित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, तो ये हो जाएगा भाग 1। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, फिर मौलिक कर्तव्य किस में दिए गए हैं? 4A में। ये आप रट लीजिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये इजी क्वेश्चन गलत होते हैं वहाँ पर। तो पार्ट्स याद रखिए, शेड्यूल याद रखिए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज हैं वो याद कर लीजिए। फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं ना इसमें, इसके आर्टिकल्स याद रखिए। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए पॉलिटी में, तो फिर आपके क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आप हल कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई करेक्शन होगा तो मैं ज़रूर आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी। तो ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं, और जो भी आप क्वेश्चन पहले से सॉल्व कर रहे हैं उनको रिपीट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, भूल मत जाइएगा कि एक बार देख लिया तो हाँ हो गया, क्योंकि आप याद नहीं कर सकते एक बार में इतने क्वेश्चन, तो बार बार रिवाइज कीजिए पिछला। तो मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।